बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि कल से जो दौरा न्यूजीलैंड है वो स्टार्ट हो जाएगा और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे, उसके बाद 5 जो ODI मैचेस खेले जाएंगे। कल से बाकायदा आगाज़ होगा। पहला T20 लाहौर में 3 खेले जाएंगे, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे वीडियो लिंक पे एक स्पेशल गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है। इनकी रिकग्निशन की बात करें तो बड़ी हार्ड हिटिंग किस्म की बैटिंग करते हैं, सब हम जानते हैं। और सबसे यूनिक एक ही रिकॉर्ड इन्होंने जो PSL में बनाया कि फास्टेस्ट सेंचुरी इन्होंने बना डाली इस सीज़न में, मुल्तान सुल्तान की जानिब से 36 बॉलों पे सेंचुरी की। मेरा ख्याल है सभी जान चुके होंगे मैं किन की बात करना, वन एंड ओनली उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र इरफान भाई। होपफुली आपका रमज़ान ज़बरदस्त चल रहा होगा। जी अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान ज़बरदस्त चल रहा चले है। जी माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा उस्मान भाई आपके हवाले से, आज मकसद भी यही था आपको एज ए गेस्ट लेने का कि बहुत से लोग आपके हवाले से जानना चाह रहे हैं और ताकि इस चीज़ को हाईलाइट भी किया जाए। थोड़ा सा अपने अर्ली डेज़ का बताइए। हमें पता चला कि आप फ़र्रुखाबाद में पैदा हुए और अपने थोड़ा सा जर्नी के हवाले से बताइए, किस तरह क्रिकेट स्टार्ट किया आपने? इरफान भाई, मैं फरुखाबाद में पैदा हुआ, काफी टाइम कॉलेज वगैरह में खेलता रहा, स्कूल क्रिकेट खेलता रहा, कॉलेज वगैरह में खेलता रहा, लेकिन इतनी क्रिकेट ना पॉपुलर वाली नहीं मिल रही थी। ठीक है। शेखपुरा भी खेलने जाते थे, क्रिकेट नहीं मिलती थी। तो फिर मेरे भाई है नदीम जावेद, वो कराची से ना KPT से खेलते थे। ठीक। तो वो कराची में मूव हो गए, तो मैं और नदीम भाई सिर्फ क्रिकेट खेलते थे। तो नदीम भाई यही मुझे बार बार कहते थे कि यार इधर छोटा शहर है, क्रिकेट नहीं मिलेगी, तू कराची मेरे पास आ जा, उधर क्रिकेट खेल, उधर क्रिकेट अच्छी है, तो तू कुछ खेल जाएगा, तेरे में टैलेंट है। तो फिर मैं नदीम भाई के पास चला गया कराची में, उधर भी काफी टाइम क्रिकेट खेलता रहा, लेकिन कोई क्लब वगैरह नहीं था। तो फिर जोन 6 मेट्रोपॉलिटन में गया, आलमगीर से खेला, काफी परफॉर्म किया। फिर PCC से खेला, काफी परफॉर्म किया। फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेला, डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया। तो फिर मुझे जाके कराची से फर्स्ट क्लास खेलने का मौका मिला, 2 मैच खेला 2016 में जी। कराची से। तो फिर उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। फिर एक सीजन डिस्ट्रिक्ट हुई, उसमें मैंने 723 रन किए। तो फिर मैं 2021 में सेकंड 11 से खेला, तो सेकंड अच्छा, आप 11 से कराची खेला वाइट्स की 3। तरफ से भी 2017 में खेले थे? 2017 में जी कराची जी, वाइट। जी कराची वाइट से भी अच्छा, आपकी खेला हूँ। परफॉर्मेंसेस भी थी, सारा कुछ था, थोड़ा नाम भी आपका सर्कल में सुनने को आ रहा था कि एक लड़का है बड़ी हार्ड हिटिंग बैटिंग करता है। तो क्या ऐसी रीज़न बेसिक समझते हैं आप कि जिन वजूहात की वजह से आपको कंटिन्यूसली मौके, डोमेस्टिक सीजन मौके भी नहीं मिलेंगे उस लेवल पे भी? इरफान भाई, बस बेसिकली बात ये है कि कुछ हमारे पाकिस्तान में ना लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत है, जिसकी वजह से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं फर्स्ट 11 में शायद इसलिए नहीं खेलता था, तो सेकंड 11 में मैं खेलता था। सेकंड 11 में पिछला सीजन भी आप देख लें, जी। मैंने 300 किए, हम तीनों फॉर्मेट के चैंपियन बने हैं, T20 के भी, वनडे के भी और 3 डे के भी। जी। तो आप चेक कर लिएगा, आप रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ। तो उसके बाद फर्स्ट 11 में मुझे मौका नहीं मिला खेलने का, बासत भाई हमारे कोच थे। अच्छा, फिर उसके बाद आपका PSL का जर्नी भी स्टार्ट होता है। हमने देखा कि 2021 में कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से आप खेले और बड़ा अच्छा सीज़न था। उसमें भी सारे मैचेस तो नहीं आपको मिले, बट जो मैचेस खेले कुछ अच्छी आपकी बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस थी, बट अच्छी परफॉर्मेंस थी। वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? वो पिक भी कैसे हुई आपकी? इरफान भाई, आपको पता है कि कराची में रमजान क्रिकेट अभी भी बहुत अरूज पे है, और पहले भी बहुत अरूज पे होती थी। तो वो उमर एसोसिएट से मैं रेगुलर 4-5 साल से खेल रहा था, जी। और हर टूर्नामेंट में कोशिश होती थी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो कराची जमखाना भी खेलते थे, मोइन खान भी खेलते थे, नया नाजमाबाद भी खेलते थे। तो वो 5-6 साल से परफॉर्मेंस अच्छी थी, एक सीजन में काफ़ी अच्छी होगी परफॉर्मेंस। तो उसकी वजह से आजम भाई कहते थे कि हम PSL में तुम्हें रख सकते हैं। तो फिर नबील भाई ने मुझे बोला कि हम PSL में तुम्हें रख सकते हैं, नबील आशमी ने। तो फिर अल्लाह की तरफ से PSL खेलने का कोयटा से मौका मिला। पहले 4 मैचेस नहीं मिले खेलने के लिए, 5वें मैच में मैंने डेब्यू में 81 किया। जी। तो फिर कोरोना की वजह से PSL कैंसिल होगी, तो वो फिर अबू धाबी शिफ्ट होगी। अबू धाबी जाके मैचेस खेले, 35 किया, 25 किया, इतना ज्यादा रन नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ओपनर खेला। अच्छा, दूसरा फिर ये कि आपने यही कहना चाहिए, काफ़ी अभी रिसेंटली अगर हम रिसेंट पास में देखें तो काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो दिल बर्दाश्ता होके
लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए या सिलेक्शन ना होने की वजह से वो कंट्री छोड़ के निकल गए। अभी यूएसए काफ़ी लड़के जा चुके हैं, उस पर हम अपने शो में गाए बगाए बात करते रहते हैं। आप भी फिर अजमान चले गए जॉब के सिलसिले में, तो वो एक क्या सिलसिलाकार था कि पहले हमने सुनने के आया कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फिर पता चला आप किसी जॉब के लिए शायद किसी गैस कंपनी में जॉब आपने स्टार्ट कर दी, वो भी अगर आप शेयर करना चाहें। जी इरफान भाई, बात ऐसे है कि आपको पता है कि 2021 में 20 में कोरोना इतना था कि कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह क्रिकेट नहीं थी, जॉब वगैरह नहीं थी। उमर एसोसिएट से खेलता था, ग्रेड 2 उधर से सैलरी मिलती थी, तो वो भी आपको पता डिपार्टमेंट था, बंद हो गया। तो उसकी वजह से काफी परेशान था, फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो जिसकी वजह से मुझे ब्रदर गैस कंपनी ने ऑफर की कि हम लोग तुम्हें साथ जॉब भी करवाएंगे और साथ क्रिकेट भी खिलाएंगे, ठीक है। तो तू यूएई शिफ्ट होगा। तो मैं यूएई चला गया। तो उनके साथ पहले मैं काफी टाइम 6-7 महीने जॉब करता रहा, जब तक उन्होंने मेरी क्रिकेट नहीं देखी, क्योंकि उनके कोरोना के टाइम क्रिकेट नहीं थी, उनको जॉब के लिए जरूरत थी और मुझे उस टाइम पे बहुत जरूरत थी जॉब की। तो मैंने जॉब फर्स्ट समझी और क्रिकेट सेकंड समझी। तो अल्लाह का शुक्र है, काफी टाइम मैंने जॉब भी की है, मीटर रीडिंग भी की है, पेट्रोल पंप पे भी काम किया है। लेकिन ये है, क्रिकेट मुझे शौक था और मेरी टैलेंट था कि मैं इंशाल्लाह इतना खेलूंगा कि जॉब के साथ भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरी ऐसी इनिंग्स देखी कि उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू जॉब नहीं कर, तू क्रिकेट खेल, हम तुम्हें सैलरी देंगे। तो वाह। आज अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं यूएई से अबू धाबी T10 भी खेल रहा हूँ, आईएल T20 भी इंशाल्लाह खेल सकता हूँ अगले साल। हम्म। तो यूएई का टीम का टाइम कंप्लीट होने में मेरे 3 मंथ रह गए हैं, तो जिसकी वजह से ओबियसली अगर मुझे पाकिस्तान चांस नहीं मिलेगा, जब मुझे कोई नई क्रिकेट अच्छी खेलने को मिलेगी, तो फिर मेरा यूएई का टाइम कंप्लीट है। मैं यूएई से तो अपनी क्रिकेट खेलूंगा ना इंटरनेशनल, और अच्छा नाम बनाऊंगा इंशाल्लाह। उस्मान, आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात की कि पाकिस्तान के अंदर लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये नीचे डोमेस्टिक में ही ग्रेड 2 से शुरू हो जाती है, यहीं से लोगों को पिक एंड चूज करना शुरू कर दिया जाता है? सर इरफान भाई, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में जिसको आपने खिलाना है ना, उसने कहीं ना कहीं से भी आ जाना है। और जिसको आपने नहीं खिलाना ना, उसको वो कभी भी नहीं खेल सकता। हम्म। क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। टाइम अगर आप जाया करोगे ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ कि जिसके पीछे कोई बोलने वाला है ना, वो बहुत जल्दी खेलेगा। जिसके पीछे कोई नहीं ना बोलने वाला, उसने कुछ दुनिया में अलग करना है, तो वो खेलेगा। शायद आप भी समझदार हैं, ये काफी, आप भी इतना एक्सपीरियंस रखते हैं। तो तब तक आप क्रिकेट नहीं खेलोगे जब तक आपके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। बाबर के साथ भी यही हुआ था, लाहौर की तरफ से नहीं खिलाया गया था, फिर बाद में उसको इस्लामाबाद की तरफ से मौका दिया गया था। आप भी फर्रुखाबाद से कराची गए। उस्मान, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कराची में सुना है कि आपको बड़ी सपोर्ट मिली और वहाँ पर लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया उस्मान खान को, तो उसके बाद आपको क्यों जाना पड़ा यूएई? कराची में मुझे जैसे कि क्लब क्रिकेट में बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, हर मैचेस में खेलता था। लेकिन जब रीजन की टीम बनती थी या सिंध 11 की टीम बनती थी, तो शायद फर्स्ट 11 में मेरी जगह नहीं बनती थी। शर्जील भाई, खुरम भाई काफी इंटरनेशनल प्लेयर मेरे से बेटर थे। तो मैं नहीं कहता कि मेरे से ज्यादती हुई है या कुछ हुआ है, मेरी उस फर्स्ट 11 में जगह नहीं बनती थी। और कुछ मेरे से अच्छे प्लेयर भी थे, लेकिन मैंने अपने माइंड में यही सोचा हुआ था कि अगर मैं सेकंड 11 में खेलूंगा, फर्स्ट 11 में जगह नहीं बना जी। सकूंगा, तो मेरे पास 2-3 साल हैं, तो मैं अपना टाइम जाया नहीं कर सकता। हम्म। क्योंकि अगर 2-3 साल वो मेरी जगह खेल जाएंगे या वो मेरे से अच्छे हैं वो खेलेंगे, तो मैं कैसे खेलूंगा। तो फिर मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि यार, जो 2-3 साल इधर जाया करने हैं सेकंड 11 में खेल के, मुझे इधर परफॉर्म भी करूंगा, ऊपरले लेवल पे नहीं खेल सकता, तो इधर से दूसरी जगह मूव कर जाऊं, क्या पता उधर जाके परफॉर्म करूं, इससे बेटर क्रिकेट मिल सके। इसलिए मैंने अपना माइंड ये बनाया था कि मैं जल्दी से जल्दी चले जाऊं, कि मैं अपना टाइम जाया ना कर सकूं। अच्छा उस्मान भाई, फिर आपका जर्नी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे भी हम थोड़ी बात करते हैं डिटेल में। फिर आपको पीएसएल में 23 के अंदर हम देखते हैं, जो अभी सीज़न गुजरा उसमें मुल्तान सुल्तान ने पिक किया और उसमें भी शान मसूद हमने देखा कि रिजवान के साथ ओपन करते रहे। बट कहीं ना कहीं उनके थिंक टैंक को ये लगता था कि दोनों एक तरह के बैटर हैं और हमें ज़्यादा रन्स करके ही सर्वाइवल होगा। और हमने देखा जैसे आप आए और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली, ख़ास तौर पे जो आपने पीएसएल हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना डाला, वो थोड़ा सा बताइए। एक तो आपकी पिक के वाले से बताइए, मुल्तान सुल्तान के साथ जर्नी, और अपनी जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स है इस हवाले से भी ज़रूर शेयर करें कि क्या सोच के ऐसी हिटिंग की थी या आपको लगता था कि बस लगना शुरू हुई और आप खेलते चले गए?
इरफान भाई, पीएसएल में तो मुझे, ऐसे आपको मैं बोलूं कि मुझे पहले ही आइडिया था, क्योंकि मैं रोसो भाई एक मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो मैं एक मैच पहला खेल पाऊंगा। हम्म, क्योंकि जो हमारी मुल्तान सुल्तान की टीम है, एक फैमिली की तरह टीम है। तो वो फैमिली हमारी रजवान भाई से स्टार्ट होती है, और लास्ट जो हमारा ट्रेन स्टिक बॉय होगा या ट्रेनर होगा या जो भी XYZ लास्ट होगा, उस तक है फैमिली। तो वो तो मुझे एक मैच खेलना था, तो मुझे उन्होंने बोला हुआ था कि जैसे ही रोसो टीम को ज्वाइन करेगा तो अगर टीम में जगह बनेगी तो तू खेलेगा, क्योंकि मेरे से जो खेल रहे थे वो बहुत अच्छे थे। तो इसलिए मुझे कोई उस पे नहीं है कि मैं फर्स्ट के मैचेस नहीं खेला। मुझे यही यकीन था कि जब भी मैं मैच खेलूंगा कि अपना जितना बेटर से बेटर कर सकूं उतना करूं, क्योंकि मैंने पूरी पीएसएल के टाइम पे कोई दिन कोई टाइम जाया नहीं किया होगा। मुझे यही फोकस था कि जब भी मुझे मौका मिलना है मैंने कुछ अच्छा करना है। जी तो बस अल्लाह का शुक्र है कि 15-20 मिनट पहले एंडी भाई का मुझे फोन आया कि आप खेल रहे हो शान की जगह पे। तो मैंने बोला ठीक है, तो ग्राउंड में गए, वही जो अपना 35-36 दिन से हम मैं लगा हुआ था स्टिक बॉय के साथ, सबके साथ मेहनत कर रहा था, सबसे पूछ रहा था। हम्म, तो रजवान भाई ने मुझे बैटिंग टाइम यही बात बोली थी कि बेटा तू खेल रहा है और तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे तू खेलता है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा हुआ है हर जगह खेलते हुए, T10 में भी, बीपीएल में भी। तो तू अपनी वैसी मेहनत कर और वैसे ही खेल। जी तो अल्लाह का शुक्र है मैंने वैसे ही खेला, और अल्लाह पाक, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 36 बॉल पे 100 करूंगा, अपनी लाइफ में हम्म, कभी भी नहीं सोचा होगा। जी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 36 पे पीएसएल की सबसे तेज तरीन सेंचुरी बनाई। सिर्फ रजवान भाई ने हौसला दिया। जब आपको पता है कप्तान हौसला दे जी तो बिल्कुल ऐसे ही। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। अच्छा उस्मान, आपने कहा कि मेरे 3 महीने रह गए हैं और फिर मैं हो सकता है यूएई की तरफ से खेलूं, तो पाकिस्तान की तरफ से खेलने का आपका दिल तो यकीनी तौर पर करता होगा। क्या समझते हैं कि यहाँ पर आपकी जगह नहीं बन रही इस वक्त, या वही लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला है? इरफान भाई, अभी आप देख ले कि मैं जब से पीएसएल से खत्म हुई है, मेरे साथ कोई भी किसी ने राब्ता नहीं किया, कोई भी किसी ने पूछा नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि हम कुछ आगे स्ट्रक्चर का ही नहीं पता कि क्या होगा, क्या होना है। तो इसलिए आपको खुद आइडिया है कि पाकिस्तान में तो आपको पता है हालात कैसे हैं, किसी टाइम भी कुछ पता अच्छा नहीं उस्मान चलता क्या हो भाई, जाए। बीइंग अ प्रोफेशनल मेरी कई खिलाड़ियों से बात हुई जो यूएस से भी चले गए हैं, उनका भी अपना स्टांस ठीक है कि हम प्रोफेशनल हैं, हमने क्रिकेट खेलनी है। अगर पहली प्रेफरेंस ओबियसली पाकिस्तान है, अगर किसी वजह से पाकिस्तान में नहीं मिलती क्रिकेट तो हमने क्रिकेट खेलनी है। हम ये नहीं कर सकते कि घर बैठे रहे। तो मैं इससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और हमारा अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से भी यही कोशिश है कि तमाम ऐसे प्लेयर को हाईलाइट किया जाए जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनको भी ज़रूर आना चाहिए। अच्छा दूसरा ये बताइए कि अगर लेट्स सपोज जैसे आप कह रहे हैं कि 3 मंथ का टाइम पीरियड आपका रह गया है, उधर से तो ऑब्वियसली आपको वो पहली चॉइस होंगे आप उनके लिए। बट अगर मीन वाइल अगर पीसीबी की तरफ से कोई आपसे कांटेक्ट करता है, या कोई इधर से डिपार्टमेंट भी लेट्स सपोज आपको कांटेक्ट करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी आप दोबारा से प्लेयर्स को गेज कर रहे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान आने को तैयार हैं, या अब आपने सोच लिया कि मैंने यूएई से खेलना क्रिकेट? इरफान भाई, अभी तो जितना मैंने मुश्किल टाइम 3 साल का यूएई में गुजारा है, ये मुझे पता है या मेरी फैमिली को पता है। तो अभी तो आपको पता है कि मैं अगस्त में इंशाल्लाह क्वालिफाई, मेरी टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं तो यही अपना माइंड अभी बनाया हुआ कि यूएई से क्रिकेट खेल के अपना अच्छा नाम बना सकूं, अच्छा परफॉर्मेंस दूं। जैसे हमारी टीम क्वालिफाई राउंड खेलती है, अपनी टीम के लिए ऐसी परफॉर्मेंस दूं कि हमारी टीम क्वालिफाई राउंड नहीं खेले, कन्फर्म टीम हो हर जगह पे। तो अभी तो मेरा यही माइंड है खेलने नहीं, के अगर लिए, आपको क्योंकि ऑफर आ जाती पीएसएल, है इन बिटवीन, पाकिस्तान से ऑफर आ जाती है या बुलाया जाता है पीसीबी की तरफ से, तो फिर आपका क्या डिसाइड, क्या पिक एंड चूज करेंगे आप? ये तो इरफान भाई फिर बात का बाद ही फैसला है, कि आपको पता है कि इतनी जल्दी ये फैसले तो ना, ये छोटे फैसले तो नहीं ना। जी चलें, वो तो बिल्कुल हम जानते हैं, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है, विशेष हैं कि आप इसी तरह ज़बरदस्त क्रिकेट खेलें। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी आपसे बात करने का यही है कि ऐसे अनसंग हीरो जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिनका नाम है, जिनकी एफर्ट्स पीछे बड़ी लंबा जर्नी है, उनको भी चांस मिलना चाहिए। जैसे ओबियसली एक अच्छा प्लेटफॉर्म पीएसएल तो है, बट हर प्लेयर का लास्ट डेस्टिनेशन ओबियसली पाकिस्तान टीम के तक आना है। और बीइंग ए प्रोफेशनल हर एक ने क्रिकेट खेलनी है। ये कुछ लोग इस पे बात करते हैं जी मुल्क क्यों छोड़ के चला गया, तो ये सब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर किसी एक जगह पे नहीं मिलती तो ओबियसली एज ए प्रोफेशनल उसने किसी दूसरी जगह पे जाना है। उस्मान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें आप हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे व्यूवर्स के लिए तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा।
मैं बस सर यही लास्ट मैसेज अपना देता हूँ कि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो किसी भी बंदे पे आप यकीन नहीं करो। कोई अगर बोले मैं क्रिकेट खिलाऊंगा, वो बात झूठी है। क्रिकेट आपको अल्लाह की जात खिलाती है। आप अगर ग्राउंड में मेहनत करते हो तो आपको कोई दुनिया में नहीं रोक सकता। ये मेरा तो यकीन है और ये मेरा बिलीव है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके मजीद जो कल टेस्ट T20 मैच पहला खेला जाएगा उस हवाले से बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे हैं T20 सीरीज़ के हवाले से। ब्रेक से पहले हमने उस्मान खान से बात की। जी वो बकर, ऐसी बहुत एग्जांपल हैं लास्ट ख़ास तौर पे 2-3 साल में अगर हम देखें तो काफ़ी लड़के छोड़ के गए पाकिस्तान को। उसमें प्राइम एग्जांपल अगर मैं दोबारा कोट करना चाहूँ तो समी असलम है। नो डाउट। मुझे याद है कि मैं ग्रांट फ्लावर और मिकी आर्थर के साथ अक्सर मेरा बैठना होता था। तो इनसे जब मैंने पूछा कि पाकिस्तान का फ्यूचर कौन है बैटिंग के, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, तो इन्होंने हमेशा कहना कि बाबर आजम और समी असलम। और बाबर उस टाइम टीम में भी नहीं आए थे जबकि मैं बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के दोनों स्टार्स हैं और ये अगले 10-15 साल इससे बेहतर पाकिस्तान को कमोडिटी में लॉन्गर फॉर्मेट का तो बेस्ट बस इससे बेहतर कोई नहीं था, इवन ओडीआई में भी शायद। और फिर उसमें जो उसकी रीज़न बनी, उसने डोमेस्टिक में आपको अच्छी तरह याद होगा एक मैच पे 200 किए थे। उसने दोनों इनिंग्स में 100 किया। और सुना कि वो जब लड़कों ने ये बताया इस चीज़ का, वो इसके गवाह हैं कि वो जब वो सेंचुरी करके पूरा दोनों साइड उसके लिए क्लैप कर रहे थे, नीचे वापस आ रहा था डगआउट की तरफ, तो जो कोच थे उस टाइम के, उन्होंने कहा कि भाई तू है ना समझी हूँ, तू टीम से आ जाएगा। मतलब वो भी पंजाबी स्पीकिंग थे, तो पहले अपने फ़ैट लेवल कट कर। और उस टाइम फ़ैट लेवल में आपके उमर अकमल भी टीम में थे, उसी फैट से ज़्यादा फ़ैट लेवल के साथ। उसमें आपके पास शर्जील भी था, उमाम भी था, शर्जील भी था। ये सब प्लेइंग 11 का पार्ट थे लड़के जो उसी फिटनेस के साथ, उससे तमाम रीज़न के साथ खेल रहे थे। और जब आप ऐसी स्टेटमेंट दी जाएगी तो लड़के दिल बर्दाश्ता होंगे। अब फिर अभी जुनैद खान की भी हम बात कर लेते हैं। वो अमाद आज़म वो छोड़ के चले गए। तो इस तरह के बेतहाशा लड़के, ये वो लड़के हैं जो शायद इधर पाकिस्तानी टीम में खेलने के लिए फुली डिजर्व करते हैं, खेल चुके हैं ये सारे और अभी भी डिजर्व करते हैं। जो प्लेइंग 11 आप अगर जॉट डाउन करें तो ये बनते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हेल्म ऑफ फेयर में जो बड़े लोग बैठे हैं उनको इस पर देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो एक हमारे ऊपर ये टैग बनता शुरू हो गया नेपोटिज्म का, फेवरेटिज्म का, इसको रिमूव करना चाहिए। और इन लड़कों का ओबियसली, मैं जिस लड़के से बात हुई है, हर लड़के का पहला यही स्टांस होता है कि मैंने पाकिस्तान खेलना है। क्योंकि जो पाकिस्तान झंडे को सजा के उनको फील आनी है, जो जज्बा आना, वो शायद किसी और कंट्री में शायद पैसे तो ज़्यादा मिल जाएंगे उनको, ठीक है, उनकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और उनका राइट भी है समहाउ। अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनकी रोजी रोटी इसी से है। और देखें ना, क्रिकेटर की लाइफ अगर 10-15 साल से ऊपर तो होती नहीं है, बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर भी हो, तो उसी के अंदर उसने इतना अर्न करना है कि अपनी बाकी लाइफ अपने बच्चों के लिए वो करके देना है। तो ये मेरा ख्याल है सबको देखना चाहिए। और रही सही कसर, डिपार्टमेंट भी जब बंद हो गए, तो जिस तरह उस्मान भी बता रहे थे कि वो डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से उनको फिर ऑप्शन कोई नहीं थी कि बहुत सारे लड़के क्रिकेट से दूर हुए जी। उस वक्त तकरीबन 1500 के करीब प्लेयर्स ऐसे थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। और जब बाद में हमने जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो तो 151 या 152 लोग थे जिनको पीसीबी ने अपना 192 का लड़के, 192 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो बहुत बड़ा गैप एक बिल्ड हुआ था डिपार्टमेंट क्रिकेट के जाने की वजह से। कोशिश की जा रही है दोबारा बहाल किया जाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे बड़े नाम थोड़ी सी रिजर्वेशन उनकी है कि अब। लेकिन जहाँ तक आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग बात की, ये देखें जी बिल्कुल एक अरसे से चलता आ रहा है। और अब कामरान अकमल ने रिसेंटली जो एक स्टेटमेंट दी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको बैक किया है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाबर के अगेंस्ट कोई किसी ने स्टेटमेंट दी और उसको लोग जो क्रिकेट फैंस हैं वो उसको बैक करें। तो ये कामरान अकमल ने उमर अकमल के बारे में स्टेटमेंट दी थी कि लाइकिंग डिसलाइकिंग से निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किए हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। और कामरान अकमल का ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि उमर अकमल की मिडिल ऑर्डर के अंदर अभी भी T20 में तो बिल्कुल जगह बनती है। हाँ। और उसने वो जो एक इनिंग खेली 13 बॉलों में 43 रन किए कोयटा की तरफ से, तो उसके बाद से उसको काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट किया जा रहा है। भी ठीक था कि अगर आप एक सेल्फिश अप्रोच के साथ खेलते हो, एवरेज अच्छी, जो मैं भी इसको सेकंड करता हूँ कि आप एक बंदा 50 कर रहा है और बॉलर 40 कंज्यूम कर रहा है जो T20 को सूट नहीं कर रही, तो वो एवरेज ना देखें आप, उसकी इनिंग्स टीम के लिए कितनी बेनिफिशियल है ये मैटर करती है। चलें थोड़ा सा हम कल के मैच के वाले से बात करते हैं। पहला मैच होने जा रहा है, न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर नहीं आ रहे और विलियमसन ने भी पहले ही इनकार कर दिया था कि मैंने IPL खेलना है। अब शुरू में ICC का बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पर स्टांस था कि जो TT साइन हुई थी तमाम कंट्रीज़ की ICC के साथ, उसमें यह था कि नेशनल ड्यूटी पहले होगी, अगर नेशनल ड्यूटी नहीं है तो फिर जो बोर्ड है वो NOC देगा।
लेटर ऑन हमने ये देखा कि आईपीएल ने इतना ज़्यादा पैसा फेंका, और ख़ास तौर पे हमारे साथ तो जब होता है तो वो ज़्यादा करते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान 1.5 साल पहले जब साउथ अफ्रीका में था तो ड्यूरिंग सीरीज़ ओडीए के बाद उनके प्लेयर टी20 छोड़ के सर आईपीएल की गए थे। इन्वॉल्वमेंट इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि ये जो रीसेंट पीएसएल हुआ है इसके अंदर भी एक दो ऐसे प्लेयर्स थे जिनको टीम ने पिक किया। हाँ। बाद में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, पीएसएल शुरू होने से पहले उन्होंने ऑफिशियली अपना भेज दिया कि हम नहीं खेल पाएंगे पीएसएल। तो रीज़न पूछी गई तो रीज़न उन्होंने बताने से इनकार किया, लेकिन इनसाइड स्टोरी यही थी कि उनको जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज थी उन्होंने रोक दिया था, बल्कि आईपीएल की मैनेजमेंट ने रोक दिया था कि आप ये वाला इवेंट ना खेलें, इतने पैसे हम आपको आईपीएल में दे देंगे। अभी इन्होंने एक और कंट्रोवर्सी या एक एजेंडा बेस इन्होंने काम शुरू कर दिया है। उसमें ये इन्होंने किया है कि जैसे बांग्लादेश के और श्रीलंका के कुछ प्लेयर ने अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया आईपीएल में आने के, उन्होंने अनाउंस कर दिया, उनको पहले ही बता दिया कि अब आइंदा आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा आईपीएल में। यार आपके सामने ही है, आईपीएल का भी नज़र आ रहा है इस वक्त जिस किस्म की बॉलिंग वहाँ पर हो रही है, बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग मुझे दिखाई दे रही है। दुनिया के वो टॉप स्टार्स हमें बॉलिंग में नहीं दिखाई दे रहे जो कि होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि हमारे 6 से 7 फास्ट बॉलर्स अभी भी जो इस वक्त खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के ऐसा है, वो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है अगर आईपीएल हो रहा होता तो वो ना पिक होता, वो मेरा ख्याल है कि हॉट जो चॉकलेट होते। सारे दुनिया के प्लेयर्स मानते हैं कि जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड पीएसएल में है वो किसी और लीग में नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अच्छा उनके बाद ये है कि अब उनके टॉम लैथम जो हैं वो कैप्टनसी कर रहे हैं, और काफ़ी 3-4 तो बड़े नाम हैं जिसमें जिमी नेशम भी उनके साथ है, और सीफर्ड ने अच्छी अभी खेली है, तो उसमें 6-7 तो नाम है, बट ओबियसली 4-5 लड़के तो हमें नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल यंगस्टर हैं और डेब्यू करने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई तगड़ा मुकाबला होगा या वन साइडेड पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा? देखिए उनको थोड़ा सा इस चीज़ के है कि उन्होंने होम सीरीज़ में अगेंस्ट श्रीलंका शिकस्त दी हुई है, 2-1 से वो सीरीज जीती हुई है इसी टीम के साथ। हालांकि उनके सीनियर कैंपेनर्स उस स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब कंडीशन बिल्कुल चेंज है। पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर कुछ प्लेयर्स तो उनके खेले हुए हैं। अभी 3 माह पहले भी 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए वो यहाँ पर आए थे, 3 वनडे खेले थे, ओडीआई सीरीज जीत के गए हैं तो वो ओडीआई सीरीज जीत के गए हैं। तो वो एक प्लस उनको पॉइंट है कि उनको कहीं ना कहीं उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तानी कंडीशंस कैसी हैं। एक लंबा गैप नहीं गुजरा, अभी कुछ ही टाइम गुजरा है उस सीरीज़ को खेलते हुए, लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगा मैदान के अंदर, क्योंकि पिछली सीरीज़ के अंदर शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, हारिस रऊफ को रेस्ट दिया गया था, तो हमारे जो मेन फास्ट बॉलर्स थे वो सीरीज़ के अंदर अवेलेबल नहीं थे। तो अब हमारे पास फुल फास्ट बॉलिंग बैटरी हमें दिखाई दे रही है। शाहीन भी हैं, हारिस भी हैं, सानुल्लाह भी नज़र आ रहे हैं, नसीम शाह भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुश्किलात उनके लिए होने वाली हैं, और पाकिस्तान के प्लेयर्स को ऐज ये होगा कि अभी रिसेंटली उन्होंने पीएसएल इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेली है, बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर है इन कंडीशन से, लाहौर की हो, पिंडी की या कराची की। मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि पीएसएल जैसी कंडीशंस ना हो, जिस तरह की पीएसएल के अंदर फ्लैट पिचेस बनाई गई थी, अगर उस तरह की बनाई जाएंगी तो फिर न्यूजीलैंड को एज ज़्यादा होगा। तो पाकिस्तान को ऐसी विकेट्स बनानी चाहिए जो टर्निंग हो, अपने मतलब की हो, बट बिल्कुल डेड ना हो, बिल्कुल फ्लैट ना हो। अच्छा, उसमें एक टॉस का अगर हम थोड़ा सा जिक्र कर लें तो टॉस हमने देखा कि टेंडेंसी यही है लाहौर के अंदर की जो फतूहात भी हमने देखी, और वैसे भी ओवरऑल जो लाहौर के मैचेस, लाहौर की लेग देखी हमने पीएसएल में, कि वो तमाम टीमें जो पहले खेलती थी वो ज़्यादा मैच जीती थी, और चेस करने में फंसता था क्योंकि बॉल डबल पेस से आती है, फंसती भी है, रुक के भी आती है, और पहले शुरू में बैटिंग बेहतर होती है। तो अब और ड्यू फैक्टर भी हमने देखा कि समहाउ आजकल उस तरह का नहीं है जो पहले था। तो क्या आपको लगता है कि यही डिसीजन चलेगा, जो टीम टॉस जीतेगी, आप तो ऑब्वियसली ग्राउंड में होते भी हो, तो यही लग रहा है आपको कि टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला होगा? कल तक की जो कंडीशंस ग्राउंड की थी ना, क्योंकि मैच आपको पता है 9 बजे शुरू होना है, तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन वहाँ पर हमें वो ड्यू दिखाई दे रही थी ग्राउंड के अंदर। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने को तरजीह देंगे टीमें, ड्यू की वजह से, क्योंकि लेटर ऑन फिर रात 12 बजे के करीब शायद बहुत ज़्यादा ड्यू हो जाए। हालांकि स्प्रे भी किया जाता है वहाँ पर ग्राउंड पर, लेकिन वो किसी हद तक तो कंट्रोल करता है ड्यू पर। लेकिन अगर जिस तरह आजकल वेदर है, हवा नहीं है, हवा चल रही हो तो ड्यू कम ग्राउंड पर बैठती है, तो जब हवा रुकी होती है तो ड्यू फैक्टर भी ज़्यादा हो जाए। तो शायद इसको देखते हुए टीमें प्रेफर करेंगे पहले हम बॉलिंग। अच्छा, उसमें टीम कम्बिनेशन का बात कर दे तो 5 प्लेयर जो पहले नहीं थे वो टीम का पार्ट बन चुके हैं, मोस्ट लाइकली वही टीम होगी। मुझे जो नज़र आ रहा है सानुल्लाह टीम में हो सकते हैं, और साइम अयूब को भी सुनने में यही आ रहा है कि वो टीम का पार्ट होंगे।
उसमें रिजवान तो ऑब्वियसली ओपन करेंगे, आपको उसमें हारिस का क्या लगता है? हारिस को शमूलियत का चांसेस है कि नहीं है? यार सारे मुझे टीम अगर उठा के देखे ना तो बहुत सारे ओपनर ही हमें दिखाई देते हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर एक दो प्लेयर अभी ऐसे तो होते हमने हैं शान मसूद को भी रखा हुआ है। जो मिडिल ऑर्डर में है। बाबर, रिजवान, हारिस, साइम, फ़खर, शान, ये सारे परफॉर्मेंस देकर आए हुए हैं ओपनिंग के ऊपर। तो अब इनको जस्ट करना है आपने मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर। बहुत लोग कहते हैं कि बाबर या रिजवान में से एक को आना चाहिए ओपनिंग पर, दूसरे को वन डाउन पोजीशन संभालनी चाहिए, ताकि आके साइम अयूब या फ़खर जमान जिसको भी आप चांस दे वो आके 6 ओवर्स के दायरे का अच्छा इस्तेमाल कर सके। तो अब पाकिस्तान टीम की क्या अप्रोच होती है? एक नई मैनेजमेंट भी होगी, नया हेड कोच भी टीम के साथ इस वक्त ग्रांट ब्रैडबर्न टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। टीम डायरेक्टर भी आपके सामने मिकी आर्थर, अभी ऑफिशियली तो नहीं है बट फिर भी उनकी मर्जी से फिर भी उनकी सब मर्जी उनकी बीच में शामिल हो रही है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं इनपुट ज़रूर होगी। तो देखना ये है कि कोचिंग स्टाफ के तब्दील होने से क्या टीम की कम्बिनेशन में भी तब्दीली आएगी या वही जो निज़ाम चलता आ रहा है वही चलता ऑब्वियसली ये आप ठीक कह रहे हो। और दूसरा ये कि मेरा राय के मुताबिक अभी कैप्टनसी के वाले से भी नजम सेठी साहब की बात हुई है उनसे, और उन्होंने कहा कि मैं आके बाबर से बात करूंगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वाइट बॉल का एक कैप्टन हो और टेस्ट का डिफरेंट हो, जो मिकी आर्थर की अप्रोच है। तो उस पर अब देखते हैं फर्दर क्या अपडेट आती है। और दूसरा एक मेरा ख्याल है इन्होंने जो सिलेक्शन अगर T20 और ODI फॉर्मेट की करें तो T20 के अंदर आपने 2 कीपर रखे, ODI में 1 रखा है। हालांकि आपको लंबे फॉर्मेट में आपको 2 कीपर रखने चाहिए, T20 के अंदर तो इतनी ज़रूरत नहीं होती आपको। वो मेरा ख्याल है कि आप यहाँ इन्होंने सोच लिया है कि हारिस सिर्फ है ही T20 कमोडिटी, खुद भी वो प्रूव करता चला जा रहा है। हालांकि उसको चाहिए कि वो अपने आप को इस तरह की अक्ल और समझदारी से बैटिंग करे कि उसको कंसिडर किया जाए। और दूसरा एहसानुल्लाह को भी मेरा मानना ये था कि ODI में ज़रूर रखना चाहिए उसको। आपके पास अभी आई एशिया कप और वर्ल्ड कप रहा है और ODI एक फॉर्मेट के ODI में है वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि रियल टेस्ट होगा अब एहसानुल्लाह का, खासकर ODI के अंदर, क्योंकि T20 के अंदर उनकी जो बेस्ट डिलीवरी है वो शॉर्ट पिच है जिस पे वो डिसीव करते हैं बड़े बड़े बैटर्स को। लेकिन वनडे के अंदर शॉर्ट पहले तो हम T20 का देखते हैं क्या सिलसिला रहता है, कल कौन जीता, और फिर इंशाल्लाह इस पे हम नेक्स्ट वीक में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह तो नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।